नमस्कार, आप सभी का जुगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जुगटा एकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए यूट्यूब के माध्यम से इकोनॉमिक सर्वे की एक डिटेल सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे की मैगजीन है उसके हर एक चैप्टर का डिटेल डिस्कशन डेली आप लोगों के बीच में करते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं आप लोगों के बीच में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर वाला जो चैप्टर है उसको मैं आप सभी के बीच में डिस्कस कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर के सब सेक्टर, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के साथ साथ लैंड यूज पैटर्न किस प्रकार का हिमाचल प्रदेश में है और यील्ड या फिर प्रोडक्टिविटी का लेवल किस प्रकार का है, साथ ही साथ जो रेनफॉल में पिछले वर्ष जो रेनफॉल में डिविएशंस हुई है उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कुछ जो हमारी स्कीम्स है उनके बारे में। अगेन, क्यों स्कीम्स की जरूरत पड़ती है, वाई स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट को क्यों पॉलिसीज को लेकर आना पड़ता है, ताकि पॉलिसीज को लेकर आना पड़ता है फार्म सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर किसी भी अदर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज या फिर जो स्कीम्स है वो क्यों लाई जाती है। बिकॉज यस, देयर आर सम फैक्टर्स, कुछ कमियां होती है, वहां पर इंकरेजमेंट की जरूरत होती है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में देखो तो हमारी जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत छोटी है। कल हमने देखा कि 0.95 हेक्टेयर के आसपास ही हमारे पास एवरेज लैंड होल्डिंग का साइज है। अगेन, अगर आप देखो फार्मर की इनकम बहुत ज्यादा कम है। जो हिमाचल प्रदेश में या फिर इंडिया में जो फार्मर है वो बहुत गरीब है ना। अगर आप दूसरी कंट्रीज के फार्मर की बात करो तो वहां पर फार्मर कैसा है, सूट बूट वाला फार्मर है, उसके पास लैंड होल्डिंग अच्छी है। बट इंडिया का फार्मर का जो इनकम है वो बहुत कम होती है। रेम्यूनरेटिंग फार्मिंग हमारे इंडिया में नहीं है या फिर हिमाचल प्रदेश में नहीं है। इसके पीछे के कारण बहुत सारे हैं। सो अगर एक कारण की बात करें तो एक तो लैंड होल्डिंग का साइज बहुत छोटा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है यील्ड। हमारे यहाँ पर जो यील्ड या फिर प्रोडक्टिविटी है सॉइल की वो कम है। क्यों है कम है? बिकॉज हम बहुत ज़्यादा मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं करते हैं। हम यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग वेराइटी का जो सीड है उसको यूज़ नहीं करते हैं। हम यहाँ पर जो है जो फर्टिगेशंस है उसको टाइमली नहीं करते हैं, सॉइल टेस्टिंग नहीं करते हैं, मशीनरीज का यूज़ नहीं करते हैं। ओवरऑल हमारी जो फार्मिंग है वो बहुत ट्रेडिशनल है। इसी की वजह से हमारी जो यील्ड है, प्रोडक्टिविटी है, वो कम है। एक इंपॉर्टेंट इशू हमारे पास ये भी है कि फार्मर की जो क्रॉप होती है उसको शुरू से लेकर लास्ट तक अलग अलग प्रकार के जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको झेलना पड़ता है। लाइक क्रॉप फेलियर को झेलना पड़ता है, ड्रॉट की कंडीशन की वजह से, स्टॉर्म्स की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कोई सूखे की स्थिति बन जाती है, या फिर आप देखो कि हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट है पेस्ट का अटैक हो जाता है, बीमारियां हो जाती है। XYZ फैक्टर की वजह से जो हमारी क्रॉप है सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक उसमें फेलियर के मल्टीपल चांसेस होते हैं। तो यहां पर क्रॉप को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। अगेन, क्रॉप की मैकेनाइजेशन का एक ड्रॉबैक ये भी है कि जब हम फार्मर को बहुत सारी मशीनरीज देते हैं तो उसको ऑपरेट करने के दौरान फार्मर को अलग अलग प्रकार की चोटें या फिर एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से फार्मर की डेथ भी हो सकती है। सो फार्मर हमारे हिमाचल प्रदेश में या फिर इंडिया में बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर नहीं है। तो इन्हीं इशू को देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप की जो सपोर्टिंग प्रोग्राम या फिर पॉलिसीज है उसको अनाउंस किया जाता है। अगेन, अगर आप हिमाचल की बात करो तो 80% जो हमारी फार्मिंग है वो कैसी है, रेनफेड फार्मिंग का मतलब होता है कि यहां पर इरिगेशंस की जो फैसिलिटी है वो नहीं है। इस लिमिटेशंस की वजह से हम किसी पर्टिकुलर सीजन में ही जो है फार्मिंग कर पाते हैं, वाइल अदर पार्ट ऑफ द ईयर में हम लोग जो है एक प्रोडक्टिव फार्मिंग नहीं कर पाते, बिकॉज जो ड्रायर पार्ट है उसमें हम कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट क्रॉप को सो नहीं कर सकते। सो ये भी एक लिमिटेशन है कि हिमाचल प्रदेश में 80% जो फार्मलैंड है वो कैसे रेनफेड है, वो मॉनसून या फिर जो विंटर के दौरान स्नो होता है उसी से ही हम वहां पर फार्मिंग कर सकते हैं। सो इन सब मुद्दों को देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट स्कीम को अनाउंस किया गया है। नाउ अब ये जो स्कीम है, ये जो पॉलिसीज है, ये पॉलिसीज हमारे पास कैसी हो सकती है? दे कैन बी स्टेट स्पॉन्सर्ड, दे कैन बी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और दे कैन बी सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो हमारे पास जो स्कीम होती है वो भी 3 प्रकार की है। वन इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ जो फार्मर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, वो खुद ही इसको बनाती है और इन्हीं की जो एजेंसीज होती है वो इनको इंप्लीमेंट करती है। 100% जो फंडिंग होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करती है। तो ऐसी स्कीम को बोलते हैं हम सेंट्रली सेक्टर स्कीम। अगर हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो यहां पर रेशो होता है। रेशो मतलब यहां पर जॉइंट जो है बेसिकली जो फंडिंग होती है वो जॉइंट होती है। तो सिग्निफिकेंट जो फंडिंग है वो फंडिंग कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और बाकी फंडिंग कौन
बियर करता है? स्टेट बियर करता है। अगर जो स्टेट है वो कैसी है, वो बॉर्डर स्टेट है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या फिर हिली स्टेट है, जो रेशियो रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का टू फंड द स्कीम इज 60-40, अदरवाइज नॉर्मली ये 90-10 का रेशियो रहता है। तो ये आपने देखना है कि ऐसी जो स्कीम्स होती है विच आर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, वहां पर गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करती है और उस स्कीम को एग्जीक्यूट करने का जो काम होता है वो स्टेट की एजेंसीज का होता है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम हमारे पास है जो है तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फंड दैट कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और मिनॉरिटी जो कम फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है, बट इसको एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट करने का काम जो होता है वो स्टेट मशीनरी का होता है, स्टेट डिपार्टमेंट का होता है। जबकि जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स होती है उनको 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की होती है, और वहां पर जो आपका जो एजेंसीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज ही उसको इंप्लीमेंट करती है। वाइल जो स्टेट स्कीम्स होती है, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है, यहां पर फंडिंग का जो प्रोविजंस होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसको हमने डिस्कस किया, द टाइप ऑफ स्कीम्स के बारे में। अगेन अगर हम यहां पर देखें कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम, हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड स्कीम है। अगेन हमने देखा कि जो इश्यूज है वो अलग अलग प्रकार के हैं। सबसे पहला इशू हम यहां पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो है कृषि संवर्धन योजना, मतलब एग्रीकल्चर को हमने क्या करना है, कंजर्व करना है, उसका संवर्धन करना है। तो यहां पर एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो पहले से चली आ रही, इस क्षेत्र में पहले से चली आ रही लगभग 8 स्कीम है जो अलग अलग नाम से प्रचलित है। उन सारी स्कीम्स को हमने क्या कर दिया है, सबसूम कर दिया है और एक ही स्कीम में उसको इंक्लूड कर दिया है। वो सिंगल स्कीम क्या है हमारे पास, मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना। नाउ ये जो क्रिया हुई है मुख्यमंत्री संवर्धन योजना 2022 और 2023 में हुई है। 2022-23 में पहले से चले आ रही 8 अलग अलग प्रकार की जो स्कीम्स है जो कृषि संवर्धन के क्षेत्र में चलाई जा रही है, उनको हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सबस्यूम किया गया है, इकट्ठा किया गया है और उसी को बताया गया है मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना। ये क्यों किया गया है, टू अवॉइड द ओवरलैपिंग। नाउ अगर यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये स्कीम लाई गई है, तो इस स्कीम का जो मेन उद्देश्य है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। यहां पर देखिए तो क्लस्टर बेस्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन स्कीम है। बेसिकली वेजिटेबल के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, वैल्यू एडिशन करना है फार्मर की इनकम में, और उसको कैसे करेंगे, क्लस्टर्ड बेस्ड अप्रोच को प्रमोट करके। क्लस्टर बेस का मतलब क्या है, 2-3 गांवों को, 5 गांवों को इकट्ठा करना है और उनको इंटीग्रेटेड वे में टारगेट या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करना है, जिससे उनका प्रोडक्शन जो है बल्क में हो पाए, और अगर बल्क में प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होगी। क्यों, बिकॉज जो रिसोर्सेज है, जो इन्वेस्टमेंट है, उनका यूज एफिशिएंट होगा। तो यहां पर वेजिटेबल के प्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। दूसरा, अगर आप देखो तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर है स्ट्रेंथनिंग सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। तो हमारे पास जो सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है, जहां पर सीड को मल्टीप्लाई किया जाता है, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। यहीं पर हमारे पास प्रेजेंटली जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उनके पास 36 डिपार्टमेंटल फार्म है जहां पर डिफरेंट क्रॉप को कल्टीवेट किया जा रहा है, जैसे पैडी है, माश है, सोयाबीन है, व्हीट है, सीड पोटैटो एंड राजमा। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर हम देखें थर्ड कंपोनेंट इसी स्कीम में, मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना में जो थर्ड कंपोनेंट है आपने ध्यान रखना है वो है लेबोरेटरी को स्ट्रेंथन करना। तो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग प्रकार से जो है हमारे पास लेबोरेटरीज है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लेबोरेटरी है वो है 11 सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के फार्मर को फ्री ऑफ कॉस्ट सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगेन अगर आप देखें 3 फर्टिलाइजर यूनिट्स है हमारे पास, जो डिपार्टमेंट है जो शिमला में, सुंदरनगर और हमीरपुर में लोकेटेड है। 3 सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी हमारे पास है, सोलन में, पालमपुर में एंड मंडी में। अगेन आप इस पालमपुर को जरूर ध्यान रखें। इसी के साथ साथ हमारे पास एक है 2 बायो लेबोरेटरी पालमपुर और मंडी में। अगेन 1 स्टेट पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी है शिमला में, 1 स्टेट पेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी शिमला में है। 1 बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, ये भी कहां पर है, शिमला में, बायो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए। अगेन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी ऑफ सॉइल टेस्टिंग टू फार्मर। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने ध्यान रखनी है।
फार्मर को जो है सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किए जाते हैं, है ना। तो ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा फार्मर को सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किए जाते हैं, जिसमें फार्मर की सॉइल का पूरा स्टेटस जो है वो मेंशन रहता है। नाउ ये तो एक इंपॉर्टेंट स्कीम थी कृषि संवर्धन योजना। इसी की तरह हमारे पास दूसरी जो स्कीम है वहां पर है उत्पादन को संरक्षण करना है। उत्पादन का संरक्षण क्या है? जो भी आपका प्रोड्यूस है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको कंजर्व करना है, उसको जो है सेफ एंड सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है। अब प्रोटेक्ट किससे करना है, वहां पर अलग अलग प्रकार की चीजें आपके पास आती है। जैसे आप देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इस स्कीम को शुरू किया है। कहां पर? मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को शुरू किया है 2016-17 में, टू प्रोटेक्ट द क्रॉप ऑफ फार्मर। फार्मर की क्रॉप को बचाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को शुरू किया है 2016-17 में। नाउ इसी स्कीम, नाउ दिस स्कीम इज द कंपोनेंट। अब प्रेजेंटली जो ये स्कीम है ये किसका कंपोनेंट है? ये बनाई गई है कंपोनेंट मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। नाउ ये जो योजना है, इस योजना को रिसेंटली लॉन्च किया गया है, 2022-23 में इसको लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पहले से जो स्कीम चल रही थी वो चल रही थी मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। अब इसको किस में अटैच किया गया है? 2022-23 में जो हमने मैं इसको करेक्ट करूंगा, 2023-24 में जो रिसेंटली एक स्कीम हमने इंट्रोड्यूस की है 2023-24 में, ये जो स्कीम हमने इंट्रोड्यूस की है मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, इसमें इसको अटैच किया गया है। नाउ अगेन इसी स्कीम को बाड़बंदी फेंसिंग स्कीम के नाम से जाना जाता है। अंडर दिस देयर इज द प्रोविजन ऑफ 70% सब्सिडी। फार्मर को 70% की सब्सिडी या फिर अनुदान प्रोवाइड किया जाता है। किसके लिए? अगर वो सोलर फेंसिंग, इंटरलिंक चेन फेंसिंग, कंपोजिट इंटरलिंक चेन सोलर फेंसिंग लगाना चाहता है या फिर बार्ब वायर फेंसिंग को लगाना चाहता है। तो इस तरह के जो इक्विपमेंट्स है, इस तरह की जो फैसिलिटीज है, जहां पर फार्मर अपनी जो क्रॉप को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, फार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए बाड़बंदी या फिर सोलर फेंसिंग या फिर जो हमारे पास इंटरलिंक चेन सोलर फेंसिंग है, बार्ब्ड वायर की फेंसिंग है, इसको लगाना चाहता है। गवर्नमेंट के द्वारा इन सब चीजों पर जितना भी खर्चा आएगा उस पर 70% का अनुदान या फिर सब्सिडी फार्मर को प्रोवाइड की जाएगी। नाउ इसी के साथ अगर आप यहां पर देखें, आपके पास एक और मेजर प्रोग्राम यहां पर आता है। एक प्रॉब्लम हमारे पास है, दैट इज द मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या है कि हम एक ही प्रकार की क्रॉप को उगा रहे हैं। मोनोक्रॉपिंग, हम या तो खरीफ में वीट पर है या फिर रबी में हम पैडी पर है। तो ये बेसिकली सिचुएशन इज द मोनोक्रॉपिंग। इसकी वजह से फार्मर जो प्रोड्यूस करता है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बल्क में प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से मार्केट में गलट आ जाता है। अब मार्केट में जब गलट आ जाएगा तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगा? अगर आप देखिए मार्केट में गलट के आने की वजह से क्या होगा, प्राइसेस, जो ये फूड ग्रेन्स है, इनके प्राइसेस नीचे चले जाते हैं और फार्मर की जो इनकम है वो कम होती है। तो इसीलिए हमें क्या जरूरी है कि जो फार्मर की जो क्रॉप है, मोनोक्रॉपिंग से हमें बाय क्रॉपिंग या फिर मल्टी क्रॉपिंग की तरफ जाना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर हमें क्रॉपिंग के पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है हिमाचल प्रदेश में। तो इसी के लिए हिमाचल प्रदेश में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट लाया गया है। उस प्रोजेक्ट को बोलते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट। और इसको फंड करने वाली जो संस्था है वो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी, जिसको जाइका भी कहा जाता है। अगेन इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज रिसेंटली शुरू हुआ है। सेकंड फेज की बात करें तो ये जो फेज है, सेकंड फेज 2 ऑफ जाइका ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस इसको बोला जाता है। ये इंप्लीमेंट होगा सभी डिस्ट्रिक्ट में। कब से? 2021 से 2030 के बीच में 9 साल के लिए। और इसके लिए जो फंडिंग का प्रोविजन है वो है 1010.13 करोड़ 1010.13 करोड़ का इसके लिए फंडिंग का प्रोविजन है, जिसको फाइनेंस कौन करेगी? ये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी एक्सटेंडेड, जो एक्सटर्नल एक एडेड प्रोजेक्ट है, ये EAP। नाउ ये जो फुल फॉर्म है इनको आपने जरूर ध्यान रखना है। नाउ ये जो प्रोजेक्ट के लिए जो ये MOU फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस सेकंड फेज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी के बीच में 26 मार्च 2021 को साइन किया गया। नाउ अगेन यहां पर आपने देखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आया कब है? इसका जो फेज 1 है वो 2011 में साइन हुआ था। 2011 से 2020 तक इसका फेज 1
शुरू हुआ था, फेज 1। और ये जो फेज 1 है ये पायलट, ये कुछ 5 डिस्ट्रिक्ट में ही ये फेज शुरू हुआ था, जिसमें मंडी है, कांगड़ा है, हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर, इन सब डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू हुआ था। अब जो फेज 2 है जो 2021 से शुरू हो रहा है और कब तक है, 2030 तक है। इस फेज 2 में सभी हिमाचल प्रदेश की सभी जो डिस्ट्रिक्ट है उनको कवर किया गया है। नाउ इसके लिए जो फंडिंग का प्रोविजन है वो है 1010.13 करोड़। अगेन इसके लिए जो फंडिंग का प्रोविजन था वो था 321 करोड़ रुपए, 321 करोड़ रुपए का इसके लिए फंडिंग का प्रोविजन था। ये आपने ध्यान रखना है, ये जायका का एक्सटर्नल जो एक एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट है। नाउ इस प्रोजेक्ट का जो इंपॉर्टेंस है, इसके जो कंपोनेंट है फेज 2 में, जो कंपोनेंट है वो क्या क्या कंपोनेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। नाउ यहां पर आप देखो, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ कि हमने एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, मोर इंपॉर्टेंटली जिसमें इरिगेशन से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो सकती है, उसको एक्सपैंड करना है। नाउ क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है तो यहां पर कैनाल इरिगेशन, ट्यूबवेल इरिगेशन को प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो यहां पर जो इरिगेशन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमारे पास माइनर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम या फिर को हमने प्रमोट करना है। साथ ही साथ फार्म्स जो खेत है उनका रोड या फिर रोड के पास जो एक्सेस है हो पाए उसको बढ़ाना है। दूसरा जो है फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग, फार्मिंग ऑफ इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर स्टाफ एंड वेजिटेबल प्रमोशन, सीड प्रोडक्शन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। सो दीज आर सम ऑफ दी सपोर्ट स्कीम्स जो फार्मर के लिए चलाई जाएगी। एक्सटेंशन सर्विसेज जिनको आप बोल सकते हैं, वैल्यू चेन, मार्केट डेवलपमेंट कंपोनेंट, अगेन इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कंपोनेंट, इन सब कंपोनेंट को हमने इसमें इंक्लूड करना है। सो यहीं पर अगर हम देखें तो जायका का एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में क्रॉप को डाइवर्सिफाई करने में, फार्मर की इनकम को बढ़ाने में, तो जायका एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो जापान की तरफ से, जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी है, जो जापान की ऐसी संस्था है जो भारत या फिर दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में अलग अलग जो प्रोजेक्ट है उनको फाइनेंस करती है, जो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनका रोल इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में या फिर जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करने में होता है। उन प्रोजेक्ट के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी के द्वारा फंड को प्रोवाइड किया जाता है। सो अगेन हिमाचल प्रदेश में इसके तहत जो है फंड है, इसके तहत जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। अगेन यहीं पर जो नेक्स्ट स्कीम हमारे पास दिख रही है वो है खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। मतलब जो फार्मर है उसके जीवन की सुरक्षा भी करनी है, फार्मर को हमने इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है। इंश्योरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इंश्योरेंस किसके लिए, लाइफ का इंश्योरेंस भी हो सकता है या फिर पार्शियल जो डैमेज हो गया है, पार्शियल जो इम्पिटेशन हो गया है ना, एक्सीडेंट की वजह से मशीनरी को ऑपरेट करने के दौरान फार्मर के साथ जो एक्सीडेंट हो जाता है उससे अगर उनकी डेथ हो जाए, उनको कुछ एम्प्यूटेशन या फिर कुछ पार्शियल एक तरह की डिसेबिलिटी उनको हो जाए, उसकी वजह से उनको इंश्योरेंस का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो इसी इशू को एड्रेस करने के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना को लाया गया है। तो इस स्कीम का जो मेजर कंपोनेंट है, ये स्कीम जो शुरू हुई है, ये कब स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना को शुरू किया है 2015-16 में। ये एक इंश्योरेंस कवरेज प्रोग्राम है, किसके लिए, फार्मर के लिए या फिर एग्रीकल्चरल लेबरल के लिए जिनको जो है इंजरी हो जाती है, डेथ हो जाती है फार्म मशीनरी को ऑपरेट करने के दौरान। इसमें डेथ पर 3 लाख का प्रोविजन है, परमानेंट हैंडीकैपनेस हो जाए तो 1 लाख का प्रोविजन है, और पार्शियल एम्पुटेशन अगर हो जाए तो 10,000 से 40,000 तक का जो है इंश्योरेंस कवर जो है या फिर मनी प्रोवाइड किया जाएगा, किसको, फार्मर को। अगेन इसी के बाद अगर हम सेकंड कंपोनेंट करें तो हमारे पास एक मेजर जो मुद्दा है वो है मार्केटिंग का। जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो टाइमली मार्केटिंग में, मार्केट्स में नहीं पहुंच पाता। अगर पहुंच रहा है तो वहां पर अलग अलग प्रकार के इंटरमीडिएरीज है जो उस प्रोड्यूस को अच्छे से आगे की तरफ ट्रेड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अल्टीमेटली किसको लॉस होता है, फार्मर को लॉस होता है। तो फार्मर को के प्रोड्यूस को टाइम बाउंड मैनर में मार्केट करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाजारीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से
हमारे पास एक स्पेशल एक्ट है जिसको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया है, वो है हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2005। नाउ अगेन ये जो एक्ट है, इस एक्ट को आपने जरूर याद रखना है। तो ये जो एक्ट आया है मार्केटिंग के लिए, ये कब आया? 2005 में आया है। इसका मुख्य काम क्या है? भारत हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मार्केटिंग को रेगुलेट करना। तो इसी एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश में स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को बनाया गया है। साथ ही साथ हमारे पास 10 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को बनाया गया है। तो उसी के साथ साथ इसी एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश में 71 मार्केट यार्ड है, 10 एपीएमसीज है और 61 हमारे पास क्या है? सब मार्केट यार्ड्स है। तो ये इंफॉर्मेशन आपने जरूर याद रखनी है। तो ये मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश में। ना इससे रिलेटेड और जो इंफॉर्मेशन है उसको हम नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास है थोड़ा सा फार्मिंग का एक मेजर मुद्दा ये भी है कि हमारे पास जो फार्म लैंड है, फार्मिंग की जो हमारी क्रिया है वो कैसी है? उसमें बेसिकली कंटेमिनेशन हो रहा है। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या फिर फर्टिगेशंस की वजह से बहुत सारा इशू आ रहा है। इशू क्या आ रहा है? सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो लगातार रिड्यूस हो रही है, या फिर जो फूड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंटेमिनेट हो रहा है। तो इस स्थिति को करेक्ट करने के लिए अगेन इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि लगातार जो हम ये अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स चला रहे हैं, एक्सटेंसिव जो सपोर्ट प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, तो इन सारे के सारे प्रोग्राम से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निरंतर बढ़ रहा है। अगेन सॉइल का प्रोडक्टिविटी लगातार रिड्यूस हो रहा है। तो कुल मिलाकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, प्रोडक्टिविटी के कम होने की वजह से फार्मर की जो इनकम है, फार्मर की इनकम कम हो रही है। तो फार्मिंग अब एक रेम्यूनरेटिव बिजनेस या फिर एक्टिविटी नहीं रह गया है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्पेशल जो है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का, जो अभी 2015-16 में जिसको हमने शुरू किया है, वो है हमारे पास 2018 में जिसको हमने शुरू किया है, वो है हमारे पास प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना अंडर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। नाउ यहां पर एक टर्म आ गया, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये जो टेक्निक है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसको सुभाष पालेकर ने इस टेक्निक को हमारे बीच में रखा है। तो इस टेक्निक का आइडिया है कि इस फार्म के अंदर जितना भी वेस्ट है उसी को हम बायो कंपोस्ट बनाए, वर्मी कंपोस्ट बनाए, उसी को यूज करें एज ए फर्टिलाइजर, और बाहर से कोई भी चीज हमें अंदर नहीं लानी है। तो ऑब्वियसली यहां पर जो क्रॉप को ग्रो करने का कॉस्ट है, क्योंकि बाहर से कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, तो माना जाता है इट इज द जीरो बजट फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है। नेचुरल क्रियाओं का, जिसमें जो सॉइल में हमारे पास अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स हैं, हमारे पास अलग अलग प्रकार के अर्थवॉर्म्स हैं, या फिर एयर में हमारे पास न्यूट्रिएंट है, वाटर में हमारे पास, सॉइल में हमारे पास जो न्यूट्रिएंट है, इन्हीं अवेलेबल न्यूट्रिएंट को इस प्रकार से यूज करना है जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है सॉइल की इनहांस हो पाए। ऑब्वियसली हमने यहां पर आइडिया क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को काफी हद तक रिड्यूस किया, जिसकी वजह से जितना भी हमारे पास यील्ड आएगा, प्रॉफिट आएगा, जितना भी हमारे पास टर्नओवर आएगा, वो सब क्या होगा? प्रॉफिट में ही हम इसको इंक्लूड करेंगे, काउंट करेंगे। तो कुल मिलाकर आइडिया क्या है कि नेचुरल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करना है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करना है, जिससे दो ऑब्जेक्टिव कैटर हो सके। एक तो फार्मर की जो इनकम है उसको बढ़ाया जा सके, दूसरा जो सॉइल है उसको कंजर्व किया जा सके, या फिर जो हमारा प्रोड्यूस है वो कैसा हो, वो अच्छा हो, उसमें कंटेमिनेशंस ना हो, है ना। तो वो ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, ताकि उसकी डिमांड मार्केट में अच्छी हो और अल्टीमेटली इससे फार्मर की जो इनकम है उसमें बढ़ावा हो सके। तो इसीलिए हमने फार्मर की खुशहाली के लिए हमने क्या स्कीम लगाई? प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना अंडर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। नाउ ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी नेशनल लेवल पर चलाई जा रही है। 2019 के बजट में गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली अनाउंस किया कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हमारी एग्रीकल्चर की एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, जिसको हम इंडिया में अलग अलग जगह पर इंट्रोड्यूस या फिर इंप्लीमेंट करेंगे।
ना यहीं पर अगर हम देखें स्कीम में, तो ये स्कीम हमने 2018 में हिमाचल प्रदेश में शुरू की है, तो ये इंफॉर्मेशन आपने ध्यान रखनी है। अगेन 2018 में 17 मई 2018 को ये जो स्कीम है, 17 मई 2018 को ये जो स्कीम है हमने पालमपुर से शुरू की। पालमपुर से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या फिर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को हमने शुरू किया। नाउ इसका जो ऑब्जेक्टिव है, यहां पर हमने सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के यूज को कम करना है, रिड्यूस करना है। तो यहां पर फंड एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर फॉर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूटिलाइज्ड फॉर बायो पेस्टिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड। जो भी पैसा इन डिपार्टमेंट्स को पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड को प्रोक्योर करने के लिए दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको बायो पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड को, बायो इंसेक्टिसाइड को यूज करने, प्रोक्योर करने के लिए दिया जाएगा। नाउ अभी तक, प्रेजेंटली तक, इस बजट, इस सर्वे के टाइम तक 2,19,383 फार्मर ने इस तरह की फार्मिंग को अडॉप्ट किया है, जिसमें लगभग 37,599 37,599 हेक्टेयर एरिया को कवर किया गया है। और 2024-25 में जो हमारा टारगेट है, दैट इज ऑफ 5,450 हेक्टेयर ऑफ लैंड को हम नेचुरल फार्मिंग के अंडर इंक्लूड करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी है कि व्हाट स्टेप आर बीइंग टेकन इन हिमाचल प्रदेश टू इंश्योर जीरो बजट मॉडल ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो इस एरिया को आप, इस क्वेश्चन को आप इस इंफॉर्मेशन से भी कैटर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें स्कीम, तो हमारे पास इरिगेशंस को लेकर एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगेन हमने देखा कि 80% हमारी जो फार्मिंग है वो कैसी है, रेनफेड है। 80% हमारी फार्मिंग कैसी है, रेनफेड है। मतलब मॉनसून बढ़ेगा, फार्मिंग थोड़ी ठीक हो सकती है, मॉनसून घटेगा, ड्रॉट कंडीशन आ जाएगी, फार्मिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी तरह से कभी फ्लडिंग का सिचुएशन आ गया, कभी क्या आ गया, तो इसकी वजह से हमारी जो फार्मिंग है वो कैसी है, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। तो इसको सही करने के लिए व्हाट इज एसेंशियल, परमानेंट एंड जो हमारे पास सिक्योर सोर्स ऑफ इरिगेशन का होना बहुत जरूरी है। तो जल से कृषि को बल योजना, हमारे पास एक स्कीम है जल से कृषि को बल योजना। तो ये जो स्कीम है हमारे पास, ये 2018-19 में ये स्कीम को हमने शुरू किया है। 2018-19 में जल से कृषि को बल योजना, इसके तहत हम जो गवर्नमेंट के द्वारा चेक डैम और पॉन्ड्स को बनाया जा रहा है। फार्मर इस वाटर को इरिगेशंस के लिए भी यूज कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ फार्मर कैन यूटिलाइज दिस वाटर फॉर इरिगेशन आफ्टर बिल्डिंग सेपरेट स्मॉल लिफ्टिंग स्कीम और फ्लो इरिगेशन स्कीम। तो यहां पर फार्मर अपने लिए एक अलग इरिगेशन सिस्टम भी इस जल से कृषि को बल योजना के तहत बना सकता है। और पूरी की पूरी जो कॉस्ट है, होल कॉस्ट, इसको जो इंप्लीमेंट करने के लिए पूरी जो कॉस्ट है उसको गवर्नमेंट बियर करेगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, जल से कृषि को बल योजना। नाउ इसी की तरह हमारे पास एक स्कीम है फ्लो इरिगेशन स्कीम। अगेन अगर हम फ्लो इरिगेशन स्कीम के बारे में बात करें, तो फ्लो इरिगेशन स्कीम में हमारे पास कौन आते हैं, कूल्स आते हैं। जो हमने रिवर आ रही है और इसी रिवर या फिर स्ट्रीमलेट से हमने एक अपने खेत के लिए इस तरह से अलग बाहर की तरफ कूल निकाली है और ये अलग अलग फार्म को क्या कर रही है, इरिगेट कर रही है। तो इसी को फ्लो इरिगेशन कहा जाता है। तो इसमें हमने एक स्कीम लगाई है फ्लो इरिगेशन स्कीम, और इसके तहत हम जो है कुहल को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसमें भी 100% जो एक्सपेंडिचर है दैट विल बी बोर्न बाय गवर्नमेंट के द्वारा बोर्न किया जाएगा। अगेन कम्युनिटी बेस्ड वर्क का काम ये होता है कि मनरेगा के थ्रू जो है ये काम करवाया जाएगा। अगेन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ग्रांट 50% सब्सिडी, 50% सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। अगर कोई इंडिविजुअल बोरवेल या फिर शैलो वेल को कंस्ट्रक्ट करना चाहता है इरिगेशन पर्पसेस के लिए, तो उस पूरे के पूरे खर्चे में गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम के तहत जो है 50% की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा इंडिविजुअल फार्मर को भी प्रोवाइड की जाएगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, राष्ट्रीय कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम। नाउ देखो यंत्रीकरण की क्यों जरूरत पड़ी, व्हाई दिस मॉडर्नाइजेशन और मैकेनाइजेशन। यंत्रीकरण की जो जरूरत है वो इसलिए पड़ी बिकॉज हमारी जो फार्मिंग है वो लेस मैकेनाइज्ड है, बहुत ट्रेडिशनल है। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग की वजह से प्रोडक्टिविटी का लेवल कम है, बहुत ज्यादा मैनुअल लेबर का यूज किया जा
जा रहा है, जिसकी वजह से जो फार्मिंग है वो बहुत एफिशिएंट नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी थोड़ा बढ़ ही रहा है। तो इसी स्थिति में अब लेबर की भी कमी आ रही है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फार्मिंग को अब हमने मैकेनाइज करना है। तो 2018-19 में हमने एक स्कीम लाई, गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लाई गई। स्कीम को बोलते हैं राष्ट्रीय राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना। तो इसमें 40 से 50% की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। अगर कोई फार्मर शाफ्ट कटर, मेज शेलर्स, वीट थ्रेशर, स्प्रेयर, ब्रश कटर, टूल किट, स्टेनलेस स्टील प्लो, मोल्ड बोर्ड फ्लो, सीड बंस, वाटर ट्यूब्स या फिर कुछ भी अलग प्रकार के जो इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है, अगर फार्मर प्रोक्योर करना चाह रहा है तो उस पर 40 से 50% की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के तहत। अगेन ये प्रोग्राम 2018-19 में शुरू किया गया। क्लियर है जी। नाउ इसी के बाद नेक्स्ट आप आ जाइए तो प्रमोशन ऑफ न्यूट्री सीरियल। नाउ देखो न्यूट्री सीरियल का मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास कुछ ऐसी क्रॉप होती है जो ड्रॉट रेसिस्टेंट है। नाउ ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप क्या है, दीज आर दी ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप, मतलब आने वाला टाइम क्लाइमेट चेंज का टाइम है। तो इसमें व्हीट, राइस जो हम अभी प्रेजेंटली जो सीरियल क्रॉप्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में ड्रॉट कंडीशन में जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उनकी यील्ड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी का एक इशू आ सकता है ना। फूड सिक्योरिटी के इशू को एड्रेस करने के लिए आने वाले टाइम में क्लाइमेट रेजिलियंस को इनकलकेट करने के लिए, लाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा न्यूट्री सीरियल के प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा रहा है। चाहे आप नेशनल लेवल पर करो, स्टेट लेवल पर करो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर करो। इसी के तहत फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, उसने 2023 जो हमारा बाइगॉन ईयर है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। तो इसमें फार्मर को जो है अवेयर, जो लोग हैं, जो सिटीजन है, जो पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश या फिर इंडिया है या फिर दुनिया में जो लोग रह रहे हैं, उनको अवेयर करना है अबाउट द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट ऑफ द मिलेट्स। मिलेट्स क्या है, दीज आर जिसको हम बोलते हैं मोटा अनाज, जैसे धान, कोदरा, चलाई या फिर जो बारले है, इस तरह का जो ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इस तरह का जो अनाज होता है, इस तरह के अनाज को हम न्यूट्री सीरियल बोलते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा होती है, ये ड्रॉट रेसिस्टेंट होता है, मतलब सूखा भी पड़ जाए तब भी ये यील्ड, इसकी जो यील्ड होती है वो कम नहीं होती, इसकी प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती है। नाउ यहीं पर इसी में देखें द फॉलोइंग कंपोनेंट हैव बीन प्रपोज्ड अंडर द प्रोजेक्ट। इसके तहत हमारे पास, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के तहत हमारे पास क्या है, कुछ कंपोनेंट है। जो सीड को प्रोक्योर करेगा उसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, मिनी किट्स प्रोवाइड की जाएगी मिलेट्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलेट फूड फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, फार्मर के लिए पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड किया जाएगा एंड सो। तो कुल मिलाकर आइडिया क्या है कि क्लाइमेट रेजिलियंस को एग्रीकल्चर में लाने के लिए हम जो है अब पैडी या फिर वीट से शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर वीट जो हमारा, या फिर मेज जो हमारा इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, इससे हम शिफ्ट हो रहे हैं किस पर, मिलेट पर शिफ्ट हो रहे हैं ना। मिलेट्स में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मिलेट्स होते हैं जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो की जाती है। ठीक है, नाउ दो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आपने ध्यान रखना है। सो ये हमारी जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट की स्कीम्स थी उनको हमने कवर किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगेन हमने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये जो स्कीम होती है ये जॉइंटली फंडेड स्कीम होती है, सेंट्रली फंडेड। तो इसमें जो फंड का मैकेनिज्म है वो या तो 40-60 हो सकता है, किसी केस में ये जो है 75-25 भी हो सकता है, किसी केस में ये 90-10 होता है। बट जो डिसएडवांटेजियस स्टेट्स है, जैसे बॉर्डर स्टेट है, हिली स्टेट है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां पर जो ये कंपोनेंट है वो 60-40 का कंपोनेंट हो सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। यहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करती है, वो एक गाइडेंस या फिर एडवाइजरी रोल प्ले कर सकती है। बट इस स्कीम को एग्जीक्यूट कौन करता है, इस स्कीम को एग्जीक्यूट करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन द स्टेट। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे पास सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में एक इंपॉर्टेंट
स्कीम जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। सबसे पहली जो स्कीम है वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नाउ कृषि के विकास के लिए इस स्कीम को लाया गया है, और इस स्कीम को कब लाया गया है? तो सबसे पहले इसको 2007 में इस स्कीम को लाया गया था, 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसको 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। परंतु 2017 में इसमें एक टर्म ऐड कर दी गई, दैट इज द रफ्तार। नाउ व्हाट इज दिस रफ्तार? बेसिकली रफ्तार इज द रेम्युनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रेजुविनेशन, ठीक है। तो यहां पर रफ्तार में क्या है? तो यहां पर है रफ्तार का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज द रेम्युनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रेजुविनेशन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये फुल फॉर्म है, ये क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार। तो रफ्तार का फुल फॉर्म आपने जरूर याद रखना है जी। रफ्तार को लिखो, इट इज द रेम्युनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रेजुविनेशन, दिस इज द रफ्तार, है ना। 2017 में इस स्कीम में रफ्तार को ऐड किया गया। तो इसके जो गोल्स है, ना देखो, ये सेंट्रल मिनिस्ट्री की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ जो एग्रीकल्चर है एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। ना फार्मर, इसमें स्टेट को इंसेंटिवाइज करना है, स्टेट को सपोर्ट करना है, एक्सटेंशन सर्विसेज है स्टेट के लिए, उनको सपोर्ट करना है कि वो फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ाए। दूसरा, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी टू स्टेट, ताकि वो जो है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की स्कीम को जो है अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। इंश्योर प्रेपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्लान फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट बोर्ड। तो यहां पर कुल मिलाकर जो एग्रीकल्चर के लिए डिसीजन मेकिंग है या फिर जो एक्सटेंशन सर्विसेज है उनको डिसेंट्रलाइज करने की बात की गई है। वहां पर गवर्नमेंट ऑफ जो हमारी हिमाचल है या फिर दूसरी स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है, ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है, उनको जो है इंसेंटिवाइज किया जा रहा है डिफरेंट वे में, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में लगातार बढ़ाते चल जाए। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ अलोंग विद यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर जो इस स्कीम में इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, ये आपने ध्यान रखना है। नाउ दूसरी जो स्कीम है वो है नेशनल बैम्बू मिशन। नाउ व्हाई दिस नेशनल बैम्बू मिशन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज फार्मर की जो इनकम है उसको बढ़ाना है, उसके लिए हमने बैम्बू को ग्रो करना है। बिकॉज बैम्बू से अलग अलग प्रकार के काम जो है निकाले जा सकते हैं। पेपर इंडस्ट्री के लिए बैम्बू का यूज किया जा सकता है, और बैम्बू का यूज डिफरेंट सेक्टर में बैम्बू का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो बैम्बू को एज एन ऑल्टरनेटिव के तौर पर यूज करना, किसमें? पेडी या फिर राइस या फिर पेडी या फिर व्हीट, बार्ले की कल्टीवेशन के साथ साथ फार्मर को सपोर्ट किया जाए, ताकि फार्मर क्या ग्रो करे? बैम्बू को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे। तो उसी के लिए नेशनल बैम्बू मिशन लाया गया, और ये मिशन जो लॉन्च हुआ है, नेशनल बैम्बू मिशन, ये लॉन्च किया गया 2018-19 में। तो पहले 2007-8 में ये मिशन आया था, एंड सब्सिक्वेंटली 2018-19 में प्रेजेंट वाले बैम्बू मिशन को लॉन्च किया गया। अब इसका जो मेन एम है वो क्या है? जो एरिया है उसको बढ़ाना अंडर द बैम्बू प्लांटेशन। अब कहां पर? नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट लैंड एंड प्राइवेट लैंड। अब या तो फार्मर अपनी लैंड पर लगाए, या फिर जो गवर्नमेंट की लैंड है जहां पर पेड़ पौधे जंगल नहीं है ना, फॉरेस्ट नहीं है, वहां पर भी बैम्बू को लगाया जा सकता है ना। अगेन दिस बैम्बू डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्री, ये ग्रास की कैटेगरी में आता है। सो क्यों? सप्लीमेंट फार्मर इनकम, फार्मर की इनकम को बढ़ाना है, और क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस करना है, एंड मेकिंग क्वालिटी रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर इंडस्ट्री। तो डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज के लिए हमारे पास बैम्बू एक इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल का रोल प्ले करता है। नाउ इसमें कौन स्टेक होल्डर है? तो ये आपने देखना है। डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश, या फिर is the state mission director and department of agriculture as the anchoring department। तो इसको इंप्लीमेंट करने का जो डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूट करने वाला जो स्टेट में डिपार्टमेंट है वो कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और अगेन इसका जो डायरेक्टर है, मिशन डायरेक्टर है, वो कौन है? डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश। तो ये आपने ध्यान रखना है। नाउ दूसरे जो स्टेक होल्डर है वो कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, इंडस्ट्रीज, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है जो इस
स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट या फिर फैसिलिटेट करेंगे किसके बीच में, लोगों के बीच में। तो ये हमारा जो नेशनल बैम्बू मिशन था। इसी के साथ साथ हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्कीम है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जो सेंट्रल लेवल की स्कीम है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है जी, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। वी हैव द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। नाउ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हमने लॉन्च किया है कब? वी हैव दिस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको हमने 2016 में लॉन्च किया है। इसी के साथ साथ इसमें हमारे पास एक दूसरी स्कीम है रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। आर इन इफेक्ट है तो सेंट्रल स्कीम की, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इनको हिमाचल प्रदेश में भी इंप्लीमेंट किया गया है। इसमें जो रबी के सीजन में हमने वीट और बार्ले को कवर किया है, साथ ही साथ अगर हम करें खरीफ सीजन की बात तो यहां पर हमने मेज और पैडी को इस स्कीम के तहत कवर किया है। दिस प्रोग्राम कवर्स द मेनी फेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल लॉस, फेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल लॉस, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक हर स्टेज पर जो लॉस होते हैं सभी के सभी प्रकार के लॉस को इसमें कवर किया गया है। तो इसमें आपके पास पोस्ट जो आपके पास प्रिवेंटिंग प्लांटिंग से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट तक जो लॉसेस है, या फिर जो लोकलाइज कैटास्ट्रॉफ्स आ जाते हैं, तूफान आ जाता है, आंधी ओला आ जाता है, जिससे स्टैंडिंग क्रॉप को लॉस हो जाता है, सोइंग से हार्वेस्टिंग तक जितने भी प्रकार के लॉसेस है उसको इस स्कीम के तहत कवर किया जाता है। अब मेनली 6 क्रॉप्स जो हमारे पास है, पोटैटो, जिंजर, टोमेटो, पीस, cabbage and cauliflower are covered under the restructured weather based crop insurance scheme. Now इसमें ही एक कंपोनेंट है restructured weather based crop insurance scheme। तो यहां पर वेदर से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है, जो कारण है, उसकी वजह से अगर क्रॉप फेलियर होती है तो उसके लिए हमारे पास एक स्कीम है restructured weather based crop insurance scheme, जिसमें 6 क्रॉप को इंक्लूड किया गया है, पोटैटो, जिंजर, टोमेटो, पीस, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। नाउ ड्यूरिंग खरीफ सीजन पोटैटो, टोमेटो, गार्लिक एंड कैप्सिकम। अच्छा हाँ, इसमें आपने देखना है कि ये जो हमने नाम देखे 6 क्रॉप, पोटैटो, जिंजर, टोमेटो, पीस, कैबेज, कॉलीफ्लावर, तो वो जो है खरीफ सीजन में पोटैटो, टोमेटो, गार्लिक और कैप्सिकम कौन से सीजन में है? रबी सीजन में। तो यहां पर आपने देखना है कि जो फूड ग्रेन के लिए हमारे पास स्कीम थी वो थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और जो हमारे पास जो ये इस तरह के है वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स के लिए जो हमारे पास स्कीम है वो है रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। 2 कंपोनेंट हमारे पास है। क्लियर है जी? सो ये इंश्योरेंस स्कीम है सेंट्रल लेवल की। इसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट जो स्कीम है वो है एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली support to state extension program for extension reform agriculture technology management agency। तो हमारे पास यहां पर ये आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ये एक आत्मा, एक क्या है हमारे पास, एक सोसाइटी है या फिर एक अथॉरिटी है ना। तो ये जो एजेंसी है इसका काम है फार्मर तक जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो भी सर्विसेज है, उनको फार्मर तक पहुंचाना। तो इसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी स्टेट को क्या किया है? सपोर्ट किया है, ताकि वो अपनी जो एक्सटेंशन रिफॉर्म है, जो स्कीम्स है, जो सर्विसेज है, उनको फार्मर को पहुंचाए। और इसी पर्पस के लिए उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है, एक कंपनी बनाई है, एक सोसाइटी बनाई है, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है। नाउ अब ये जो स्कीम है, ये स्कीम कब आई है? ये आई है 1999 और 2000 में ये स्कीम आई है। नाउ मॉडिफाइड एक्सटेंशन रिफॉर्म स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू स्ट्रेंथन द एक्सटेंशन मशीनरी एंड यूटिलाइज इट फॉर सिनर्जाइजिंग द इंटरवेंशन इन डिफरेंट स्कीम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आत्मा। तो सिंपली यहां पर जितने भी प्रोग्राम्स है, जितने भी सर्विसेज है फार्मर को प्रोवाइड की जाती है, उनके एफिशिएंट डिलीवरी के लिए, सर्विस डिलीवरी के लिए हमारे पास ये स्कीम है जिसको हम बोलते हैं स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म, जिसको इंप्लीमेंट करने वाली जो अथॉरिटी है या फिर जो एजेंसी है वो है आत्मा। और इसको कब एस्टेब्लिश किया? 1999 से 2000 के बीच में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो वहीं पर इसी स्कीम के तहत कृषक पुरस्कार योजना भी हमने लॉन्च की है, जिसमें फार्मर के बीच में अच्छी उन्नत पैदावार के लिए फार्मर को प्रोत्साहित करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के क्या है, कुछ अवार्ड्स या फिर कुछ पुरस्कार उनको देंगे। ये गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम है लाई गई है, लॉन्च की गई है। नाउ नेक्स्ट
कंपोनेंट है। नेक्स्ट जो स्कीम हमारे पास है वो है सब मिशन ऑफ सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल। अगेन उन्नत प्लांटिंग मटेरियल हो, उन्नत सीड हो, इसके लिए भी हमारे पास एक सब मिशन है। अगेन ये मिशन के अंडर भी सब मिशन है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ही ये बहुत सारे मिशन चलाए जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास एक सब मिशन है जिसको बोलते हैं सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल। तो दिस मिशन विल कवर द एंटायर गैमेट ऑफ सीड चेन। नाउ देखो हमारे पास जो सीड होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अगर आप सीड की बात करें तो सबसे पहले आपके पास जो सीड होता है वो न्यूक्लियस सीड है। न्यूक्लियस सीड के बाद आपके पास जो सीड आता है दैट इज नॉन एज द ब्रीडर सीड, और ब्रीडर सीड के बाद आपके पास आता है फाउंडेशन सीड, और फाउंडेशन सीड के बाद आपके पास आता है सर्टिफाइड सीड। सो यू हैव 4 टाइप ऑफ सीड। सीड के फॉर्मेशन में आपके पास खेत में जो सीड आता है जिसको आप अलग अलग जगह से लेते हैं, खरीदते हैं, वो कौन सा सीड होता है? दैट इज द सर्टिफाइड सीड। किसी एजेंसी, किसी इंडिविजुअल, किसी कंपनी, किसी यूनिवर्सिटी ने, ICAR ने जो फर्स्ट स्टेज ऑफ सीड बनाया है, पहला जो सीड बनाया है, जिसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, जो पेटेंटेड होता है, उसको हम न्यूक्लियस सीड बोलते हैं। न्यूक्लियस सीड में ये जो पेटेंट होल्डर होता है, जो भी एजेंसी है, वो ब्रीडर्स को एक राइट देती है जहां पर वो न्यूक्लियस सीड को क्या करें? मल्टीप्लाई करें, क्लोज कंडीशन में मल्टीप्लाई करें। तो कोई यूनिवर्सिटीज हो सकती है, कोई दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, डिपार्टमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर के कुछ रेगुलेटेड फार्म्स हो सकते हैं, जो ब्रीडर मल्टीप्लायर का रोल प्ले कर सकती है, जहां पर न्यूक्लियस सीड को मल्टीप्लाई किया जाता है। नाउ ब्रीडर सीड के बाद फिर फाउंडेशन सीड, डिफरेंट गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्टिफाइड या फिर लाइसेंस जो एजेंसीज होती है, जो यूनिवर्सिटीज के जो फार्म्स होते हैं, वहां पर जब सीड को फर्टिलाइज जो मल्टीप्लाई किया जाता है उनको बोलते हैं फाउंडेशन सीड। एंड अल्टीमेटली जो लास्ट में सीड्स है डिफरेंट हो सकता है, कोई प्राइवेट नर्सरी वाला कोई है जिसके पास लाइसेंस है, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड कोई लाइसेंस होल्डर है, अगर वो सीड को मल्टीप्लाई कर रहा है और वो जो सीड है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा रेगुलेटेड है, सर्टिफाइड है, उसी सीड को हम सर्टिफाइड सीड बोलते हैं। सो वी हैव 4 टाइप ऑफ सीड, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सीड में हमारे पास न्यूक्लियस सीड है, ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन सीड है, और अल्टीमेटली हमारे पास जो है सर्टिफाइड सीड है। नाउ सर्टिफाइड सीड वो सीड होता है जो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की एजेंसीज या फिर गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस जो डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर्स होते हैं उसके द्वारा जो उससे जो फार्मर प्रोक्योर कर सकता है, उसी को हम सर्टिफाइड सीड बोलते हैं। सबसे प्रोटेक्टेड सीड जो क्लोज्ड कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस सीड। जो रेगुलेटेड वे में मल्टीप्लाई किया जाता है उसको बोलते हैं ब्रीडर सीड। जो आगे जाकर किसी फार्म्स में, किसी जो डिपार्टमेंटल फार्म में, यूनिवर्सिटी फार्म में जो मल्टीप्लाई किया जाता है उसको बोलते हैं फाउंडेशन सीड, और उससे जो बनाए गए सीड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम सर्टिफाइड सीड्स। तो हमेशा ही जो भी हम खेती बाड़ी करते हैं वहां पर हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम जो सीड यूज करते हैं वो एक सर्टिफाइड सीड है। नाउ इसी में अगेन आप देखें तो सब मिशन है ये सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल के लिए। तो दिस मिशन कवर्स द एंटायर गैमेट ऑफ सीड चेन फ्रॉम न्यूक्लियस सीड टू सप्लाई टू द फार्मर, फ्रॉम सोइंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, स्ट्रेंथनिंग और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स। सो इसमें हमारे पास एक अथॉरिटी है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट अथॉरिटी एंड टू इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट। तो कुल मिलाकर ये जो सब स्कीम है ये सीड या फिर जो हमारे प्लांट है उसकी वेराइटी को करेक्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ही इस सबमिशन को लाया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं एग्रो। नेक्स्ट जो हमारे पास है टॉपिक, तो दीज आर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, आत्मा, सबमिशन, सीड, प्लांटिंग मटेरियल्स है। उसके बाद हमारे पास है नेशनल मिशन। अब हमारे पास एक एग्रो फॉरेस्ट्री वाला भी सब कंपोनेंट है इसमें। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है कि जो फार्मर है अपने खेत के पेरिफेरी पर, अपने खेत के बाउंड्री पर, पेरिफेरी पर, इस साइड को, बाहर को पेड़ लगाए, और इन पेड़ को किस पॉइंट ऑफ व्यू से लाए? टू अर्न द प्रॉफिट, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए नहीं। ये अगर खेत है तो मैं यहां पर कुछ ट्रीज को प्लांट करूंगा। नाउ आइडिया क्या है, जब मैं यहां पर कुछ ट्री को प्लांट कर रहा हूं, एक तो ये ट्रीज स्टॉर्म से मेरी जो खेत है उसकी सुरक्षा
सुरक्षा कर रहे हैं, तूफान से मेरे खेत की सुरक्षा कर रहे हैं। दूसरा, जब मैं इसको हार्वेस्ट करूंगा इससे मुझे क्या मिलेगा, कुछ मनी मिलेगा, इनकम जनरेट होगी। तीसरा, इस तरह की एग्रो फॉरेस्ट्री से जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट होते हैं उस पर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसी के तहत गवर्नमेंट ने टू मेक एग्रीकल्चर लेस वल्नरेबल टू क्लाइमेट एबरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एग्रो फॉरेस्ट्री टू इनकरेज एंड एक्सपेंड ट्री प्लांटेशन ऑन फार्मलैंड विद मोटो ऑफ हर मेड पर पेड़। मेड का मतलब क्या हुआ, अगर ये खेत है तो इस खेत के पास बाहर जो बाउंड्री है इसकी, यहां पर हमने पेड़ को लगाना है। तो इससे हेल्प होता है, इसके बहुत सारे पॉजिटिव्स है। एक तो फार्मर की इनकम बढ़ेगी, दूसरा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है यहां पर भी आपके पास क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस है। अगेन तीसरा क्या है, क्रॉप फेलियर स्टॉर्म से, यहां पर अगर आपका ये पेड़ पौधे लगे हैं तो ये इस तरह की कैनोपी मैनेजमेंट है कि यहां से जो स्टॉर्म आएगा वो स्टॉर्म से आपकी जो क्रॉप है वो डैमेज नहीं होगी। सो मल्टीपल फैक्टर है, इसी को हम एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। जो गवर्नमेंट, जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है उसमें भी एग्रो फॉरेस्ट्री की बात की गई है। नाउ नेक्स्ट हम मिशन की बात करते हैं, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे पास एक प्रोग्राम चल रहा है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हमने 2008 में शुरू किया है। नाउ इस प्रोग्राम में हमारे पास 8 सब स्कीम है, जिसमें से एक स्कीम हमारे पास है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो मिशन है ये हमने 2014-15 में शुरू किया। नाउ अगेन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को लाया हमने 2008 में। तो इसी के साथ हमने बहुत सारे अलग अलग नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, इस तरह के मिशन लॉन्च किए। एक मिशन हमारा है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसको हमने शुरू किया है 2014-15 में। 2014-15 में हमने इस मिशन को शुरू किया। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस मिशन, वो हमने ध्यान रखना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ कि इस तरह की एग्रीकल्चर हम करें जिससे जो हमारी सॉइल है वो कंजर्व हो सके, ये जो रिसोर्स है ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी प्रिजर्व रह सके। अब सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम अपनी आज की जरूरतों को आज के रिसोर्सेज से इस तरीके से कैटर करें ताकि फ्यूचर की जो जनरेशंस है वो भी अपनी जरूरतों को जो है उन्हीं रिसोर्सेज से कैटर कर पाए। मतलब the present generation should actually meet their demand in such a way that the future generation का जो ability है to meet their own demand वो compromise ना हो जाए। इसी को हम sustainability बोलते हैं। तो हमारी जो फार्मिंग अभी तक चल रही है वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। तो सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस मिशन को लाया गया, जिसको हम बोलते हैं नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें एग्रीकल्चर आउटपुट पर भी ध्यान दिया गया है। और अगेन इसमें जो है हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है, वो है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट करेंगे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लेंगे, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को मॉनिटरिंग, मॉडलिंग एंड नेटवर्किंग, इस पर हम ध्यान देंगे। सो दीज आर सम ऑफ दी थिंग्स जो जिसको फोकस किया गया है। ठीक है जी। अब इसी के बाद ये कुछ एक क्वेश्चन है जिसको आपने ध्यान देना है, उसी के साथ आप जो है इस पूरे एरिया को, इस टॉपिक को कवर करें। नाउ परंपरागत कृषि विकास योजना, अगेन हमने हिमाचल प्रदेश में भी किया, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, उसी का एक कंपोनेंट सेंट्रल लेवल की स्कीम से भी आ रहा है, परंपरागत कृषि विकास योजना। नाउ दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब ये शुरू हुई? 2015-16 में। 2015-16 में ये स्कीम लॉन्च हुई है जी। 2015-16 मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना अंडर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। फार्मर को क्लस्टर में ऑर्गेनाइज करना है और उनको ऑर्गेनिक गुड या फिर एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस करने के लिए प्रमोट करना है, इनकरेज करना है। द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्कीम इंक्लूड मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर क्लस्टर फॉर्मेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो कुल मिलाकर इसका भी क्या आइडिया है कि यहां पर हम नेचुरल फार्मिंग को जो है प्रमोट करें, उसी के लिए हमने ये स्कीम को परंपरागत कृषि और कृषि विकास योजना को इंट्रोड्यूस किया है। नाउ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल लेवल की स्कीम है इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर ड्रॉप मोर क्रॉप आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नाउ 2015 में लॉन्च की गई ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा।
नाउ इसका जो मेन आइडिया है, माइक्रो इरिगेशन को, प्रेसिजन इरिगेशन को प्रमोट करना, इंकरेज करना, हर खेत को पानी, इसका एक थीम है, एंड टू एंड इरिगेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। ना देखो, इरिगेशन में हम बहुत सारा पानी लेकर आते हैं। इरिगेशन क्या हो गया? आर्टिफिशियल वाटरिंग ऑफ द क्रॉप। ना पंजाब के एरिया में पूरा का पूरा नदी की तरह पानी जा रहा है, तो दैट लीड्स टू द ओवर इरिगेशन, बेसिकली प्रोडक्टिव इरिगेशन इसको बोलते हैं। इसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा है ना, लगभग 80% ऑफ द वाटर गोज वेस्ट। सो इस वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए हमने प्रेसिजन इरिगेशंस को लेकर लाना है। प्रेसिजन इरिगेशंस का मतलब है कि एफिशिएंट इरिगेशंस को लेकर हमने आना है, जिसमें हम वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन से ऑब्वियसली यही होगा। इंप्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एंड एफिशिएंसी, लिमिटेड वाटर में, मिनिमम वाटर में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करना ही इसका एक मोटो है। तो यहां पर हमारे पास है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, है ना, ज्यादा पर ड्रॉप पर ज्यादा क्रॉप हमने लाना है। तो यहां पर हमने ये जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है या फिर जो ड्रिप इरिगेशन है, ये वाला कंसेप्ट यहां पर इनकरेज किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एग्रीकल्चर, इसी को डिजिटल इंडिया मिशन भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, डिजिटल इंडिया मिशन। ना देखो, डिजिटल हेल्थ है, डिजिटल हर जगह पर डिजिटल आईटी है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन हो रहा है। चाहे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर लो, सर्विस सेक्टर लो या फिर टूरिज्म सेक्टर लो, हर जगह पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी जो सॉल्यूशन है, उनको प्रोवाइड किया गया है। तो यही सॉल्यूशन को एग्रीकल्चर में भी इंट्रोड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम बोलते हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, है ना। और ये प्रोग्राम कब आया था? 2010-11 में ये प्रोग्राम आया था। नाउ प्रेजेंटली इसी प्रोग्राम को हम क्या नाम से जानते हैं? डिजिटल इंडिया मिशन के नाम से जानते हैं। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको, ये जो प्रोजेक्ट है, सैंक्शन किया है, ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर यूजिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करना है, किसको यूज करके? एमर्जिंग जो नई टेक्नोलॉजी है, जो आईटी सॉल्यूशंस हमारे बीच में है, उसके तहत अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑन एग्रीकल्चर। नाउ इसी को डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बोला गया है, विच इज कंपोनेंट ऑफ कृषो उन्नति योजना। इसके तहत फार्मर का डेटाबेस बनाया जाएगा। ऑब्वियसली जैसे हेल्थ कार्ड बनते हैं ह्यूमंस के, सभी के, हम लोगों के, वैसे ही फार्मर का डेटाबेस बनेगा। साथ ही साथ फार्मर को यूनिक फार्मर आईडी, जैसे हमारे पास आधार है, उसी तरह का फार्मर आईडी प्रोवाइड किया जाएगा। इसी आईडी पर उसकी लैंड होल्डिंग का ब्यौरा जीपीएस के साथ होगा। साथ ही साथ वहां पर किस प्रकार की क्रॉप को जो है उगाया जा रहा है और फार्मर कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम को अवेल कर रहा है। तो ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो उसकी यूनिक आईडी में जो है इंक्लूड की जाएगी। अगेन हमारे पास यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस है, सिमिलर टू आधार यूपीआई विल बी डेवलप्ड। अगेन यहाँ पर एग्री स्टैक के तहत हम एक इंटरफेस बना रहे हैं, दैट इंटरफेस इज नॉन एज यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस। जैसा हमारे पास यूपीआई है, यूपीआई के तर्ज पर ही जो है एक और इंटरफेस बनाया जाएगा, जो स्पेसिफिकली किसके लिए होगा? दैट विल बी फॉर द फार्मर वेलबींग के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। दिस सेंट्रलाइज्ड interoperable digital infrastructure will facilitate access for business across the country। यहां पर यूनिफाइड एग्रीकल्चर मार्केट एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी लाने में इस सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन जो हम फार्मिंग में कर रहे हैं, उससे ये सब सुविधाएं हमें मिलेगी। नाउ ये हमने एक टॉपिक कवर किया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम स्कीम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। देखो, सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है, और इसी सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे पास ट्यूबवेल इरिगेशन है, पंजाब में ट्यूबवेल इरिगेशन है, और हिमाचल प्रदेश में भी जो दून्स है, दून्स में हमारे पास जो इरिगेशन का मेजर टाइप होता है वो ट्यूबवेल है, जहां पर खेत से इस तरह का एक बोरवेल नीचे की तरफ लाया जाता है और 15, 20, 50 फीट नीचे के अंदर, नीचे से पानी को ऊपर निकालते हैं और ये
खेत में वाटर आता है। नाउ इस ट्यूबवेल को चलाने के लिए जो इक्विपमेंट्स है वो क्या है, डीजल इंजन है या फिर इलेक्ट्रिक जो मोटर है उसका यूज किया जाता है। अब इसमें बहुत सारा एनर्जी का कंजप्शन है, एनर्जी का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब बहुत सारा एनर्जी का कॉस्ट होने की वजह से फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो गई है। तो इसी का सॉल्यूशन इस स्कीम के तहत दिया गया है। तो इसमें ये स्कीम को 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। नाउ इसको आपने याद रखना है कि दिस स्कीम डज नॉट कम फ्रॉम द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ ये जो स्कीम है, ये स्कीम दिस स्कीम 2019 में लॉन्च हुई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। और ये पीएम कुसुम स्कीम जो है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है एश्योर्ड इरिगेशन प्रोवाइड करनी है क्रॉप्स को। अगेन यहां पर जो सोलर पीवी पंप्स को प्रोवाइड करना है। तो यहां पर एक छोटा सा सोलर पावर प्लांट फार्मर अपने खेत में लगा सकता है। उसके लिए फार्मर को 85% तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी और 85% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी स्मॉल एंड मार्जिनल ग्रुप ऑफ फार्मर के लिए, और 80% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी जो मीडियम एंड लार्ज ग्रुप ऑफ फार्मर है उनके लिए, ताकि वो सोलर पंपिंग की मशीनरी को एस्टेब्लिश कर पाए। तो यहां पर जो वाटर को एक्सट्रैक्ट करने का काम है उसको कौन करेगा, सोलर पंप करेगा। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी गवर्नमेंट 85% तक का इन्वेस्टमेंट जो है आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक तरह का सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन से फार्मर का जो इनकम है बढ़ेगा, बिकॉज जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रहा है। किस पर, जो भी उसके बिल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल्स आ रहा है या फिर जो डीजल इंजन को रन करने के लिए जो डीजल पर जो कॉस्ट वो प्रोक्योर कर रहा है, तो जो कॉस्ट उसकी आ रही है उसके लिए। तो ये एक प्रोग्राम चलाया गया, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। वेरी गुड स्कीम, पीएम कुसुम स्कीम। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एपीएमसी, ये हमारा एग्रीकल्चर का जो मार्केटिंग से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। नाउ हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड इज द एपेक्स बॉडी। ये जो बोर्ड है ये एपेक्स बॉडी है, स्टेट लेवल का अथॉरिटी है जो हिमाचल प्रदेश में जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर को किसके थ्रू रन कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज के थ्रू, एपीएमसी के थ्रू। इसी के साथ साथ हमारे यहां पर हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। ट्रेडिंग, ग्रेडिंग के साथ साथ स्टोरेज की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। इसमें अगर हम प्रेजेंटली देखें, इस HPSAMB के मैनेज्ड जो के अंदर जो 79 होलसेल मार्केट्स हैं फ्रूट, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स के लिए, साथ ही साथ 10 प्रिंसिपल मार्केट यार्ड्स है और 69 सब मार्केट यार्ड्स है। अगेन इन सब में से 38 मार्केट्स को जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ई नाम के साथ जो एक इंटरफेस है, बेसिकली ऑनलाइन एक इंटीग्रेशन है, एक नेटवर्क है, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी जो मार्केट्स है, जो मंडीज है, उसके साथ जो कनेक्टेड मार्केट है हिमाचल प्रदेश की, वो कितनी है, 38 मंडीज को कनेक्ट किया गया है। सो यहीं पर अगर आप देखें द कंस्ट्रक्शन ऑफ होलसेल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, तो ये कहां पर कंस्ट्रक्ट हो रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ होलसेल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट बंदरोल कुल्लू में, शिलारू में, टूटू में, शिलारू इज इन शिमला डिस्ट्रिक्ट ओनली, टूटू शिमला में, जाच मंडी में और परवाणू में ये जो है एस्टेब्लिश की जा रही है। नई मार्केट जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मंडीज बन रही है वो मेंदली में बन रही है, जो मेंदली शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, रोहड़ू में है, थरमाटी शिमला में है, पतली कूहल कुल्लू में है। इन सब में 85% जो वर्क है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब ये बिल्कुल ऑपरेशनल होने वाली है। अब जो नई मार्केट जो होलसेल फर्स्ट होलसेल मार्केट है लाहौल स्पीति में भी इस्टेब्लिश की जाएगी, उसका भी जो प्रोसेस है वो चल रहा है। अगेन द अपग्रेडेशन ऑफ मार्केट यार्ड हैज बीन कंप्लीटेड। पोंटा साहब में, खीरी में, गंडूरी में, सिरमौर में, चौरी बिहाल में, खिगसू कुल्लू में, यहां पर जो है अपग्रेडेशन हो रही, जो भी मार्केट यार्ड पहले से तो उनको अपग्रेड किया जा रहा है। टकोली एंड कांगनी में, मंडी में, जसूर, पालमपुर एंड पासू कांगड़ा में, परवाणू, वाकना घाट और कुनिहार सोलन में। तो यह एक इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको आपको खुद पढ़ना चाहिए। एक
क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है प्रीलिम में। अगेन टू इंश्योर द पेमेंट ऑफ एप्पल सेल, अगेन ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर नया एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा 23 अप्रैल 2024 को, जिसके तहत उन्होंने यूनिवर्सल कार्टन विद फिक्स्ड वेट ऑफ एप्पल की जो पैकेजिंग की जो व्यवस्था है उसको इंप्लीमेंट किया है। वेरी गुड रिफॉर्म जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि फार्मर को उनके प्रोड्यूस का टाइम बाउंड मैनर में एक एडिक्वेट ऑप्टिमम जो प्राइस है वो मिल पाए, रेम्यूनरेटिव प्राइस मिल पाए। अगेन हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एंड एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी शिमला एंड कनौर आर एस्टेब्लिशिंग इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन सीए स्टोर को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। जैसे पराला खड़ा पत्थर विच इंक्लूड सीए स्टोर ऑफ 5600 मीट्रिक टन कैपेसिटी। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर की कैपेसिटी वाला ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सीए स्टोर बन रहा है पराला और खड़ा पत्थर में, ये दोनों इंटीग्रेटेड है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसमें भी 95% वर्क ऑफ द कोल्ड चेन प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड। अगेन हिमाचल प्रदेश में 26 मार्केट को एस्टेब्लिश किया गया है, have been integrated with, अगेन ये थोड़ा इससे पहले 36 था, 38 था, नाउ 26 HP मार्केट्स को इंटीग्रेट किया गया है ई नाम के साथ। 82 कमोडिटीज आर ट्रेडिंग ऑन ई नाम पोर्टल। 123 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन FPOs है जिसको ई नाम पर रजिस्टर किया गया है। रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर आर बीइंग मेड डिजिटली, अगेन यहां पर डिजिटल सॉल्यूशन को प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपने कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कवर करना है। अगेन जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो क्या है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ही आप फोकस करें प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ ये हमारा आज की वीडियो का जो टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट है। इसी के बाद हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, कल हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी द हॉर्टिकल्चर, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। इससे रिलेटेड जो MCQs है वो आपको मिल जाएंगे, वो आप हमारे चैनल पर ही देखेंगे, कल के स्लाइड में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो एरिया है इकोनॉमिक सर्वे, इसमें जो भी हम डिस्कस करते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों इसको ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज प्रीलिम में 7 से 8 या 10 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। अगेन प्रीलिम के बाद जो मेंस है, मेंस में सभी प्रकार के जो आंसर, चाहे आप ज्योग्राफी हिमाचल की देख लो, चाहे आप इकोनॉमी हिमाचल की देख लो, सोसाइटी हिमाचल की देख लो, 10 जगह पर जो इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट है, अलग अलग जगह पर ये जो फैक्ट है वो आप इकोनॉमिक सर्वे से सोर्स कर सकते हो। सो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे का एक डिटेल डिस्कशन करना, उसको समझना, उसको इन डेप्थ के साथ जानना, कंसेप्ट के साथ जानना बहुत जरूरी हो जाता है जब आप बात करते हैं HS या फिर IS लेवल के, खासकर HS लेवल के एग्जाम को क्रैक करने। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आप एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।